20 मिनट में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की पूरी रिवीजन। लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, हेरिडिटी। सो फ्रेंड्स, हेरिडिटी होता क्या है? ये होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन होगा, जो ट्रांसफर होगा, उसी को हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हेरिडिटी होता है। अब देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होती है तो जो नया ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, ज्यादा वेरिएशन हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रिप्रोडक्शन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग व्हिच कैन हैव वेरिएशंस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने पेरेंट्स जैसे थोड़े थोड़े दिखते हैं, लेकिन पूरे एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं होते, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हमारे हेयर के टेक्सचर में, आई के कलर में, हाइट में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। हम बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई नहीं देते, लेकिन हाँ, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे में होते हैं, लेकिन वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देम। तो ये वेरिएशंस हैं, एंड ये वेरिएशंस रिप्रोडक्शन के थ्रू आती हैं, ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, so not so much in asexual reproduction. All the variation will accumulate slowly and pass on to generation and धीरे धीरे जो वेरिएशन है ये accumulate होती है एंड जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ठीक है, अब इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से, जो वो ट्रेड्स जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हमारी आई का कलर, हमारे हेयर का टेक्सचर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, आईज का शेप क्या होगा, तो ये सारा कुछ है इनहेरिटेड ट्रेड। ये सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज जो हमने अपनी लाइफ में खुद से सीखी हैं। जैसे अगर मैंने साइकिलिंग करना सीखा, स्विमिंग करना सीखा, तो दिस आई हैव एक्वायर्ड ऑन माई ओन, ये मुझे मेरे पेरेंट्स से नहीं मिला है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों ट्रेड्स में। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स आर टर्म्ड एज इनहेरिटेड ट्रेड्स सच एज आई कलर, स्किन कलर इन ह्यूमंस। ठीक है, if the parent has brown and black eyes, then the offspring may inherit a brown or black eye or a combination of both. ठीक है, ये होते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब देखो, रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ग्रेगर मेंडल, ये एक इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता था, एंड ये एक पायोनियर थे जिन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स की नॉलेज का यूज किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को फ्रेम करने के लिए। तो ग्रेगर मेंडल का ये मानना था, उन्होंने रूल ऑफ इनहेरिटेंस बताया था। उन्होंने बताया था कि जो रूल ऑफ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मतलब जो ट्रेड्स इनहेरिट करते हैं हम, तो इसका रूल क्या है? ये रिलेटेड है इस फैक्ट से कि दोनों फादर एंड मदर प्रैक्टिकली इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। मतलब उनका जो ऑफस्प्रिंग है, उनका जो चाइल्ड होगा, उसको इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी दोनों पेरेंट्स से, मदर से भी, फादर से भी। तो वो प्रैक्टिकली दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं टू द चाइल्ड। ठीक है, सो दे बोथ द फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। मतलब ऑफस्प्रिंग में जो भी ट्रेट होंगे, जो भी कैरेक्टर्स होंगे, वो पैटर्नल मैटरनल दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, बिकॉज दोनों ही पेरेंट इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं टू द ऑफस्प्रिंग। यही है हमारा रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, एंड ये ग्रेगर मेंडल ने इसके बारे में बताया था, उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, एंड ये पायोनियर थे जिन्होंने साइंस एंड मैथमेटिक्स के नॉलेज को यूज किया इन लॉज को फ्रेम करने के लिए। एंड उन्होंने ऐसा कैसे किया? ठीक है, उन्होंने भी तो पहले एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जाना होगा कि ऐसे इनहेरिट होते हैं ट्रेड्स। तो उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? पी प्लांट्स पर। पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। उन्होंने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए, जिससे उन्होंने ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को फ्रेम किया। ठीक है, अब देखो, पी प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेंडल ने पी प्लांट्स ही क्यों सिलेक्ट किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? इसीलिए बिकॉज पी प्लांट्स को ग्रो करना इजी होता है। ठीक है, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होती है, मतलब हम काफी जनरेशंस को स्टडी कर सकते हैं कम टाइम में। ठीक है, अगर मान लो ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, ह्यूमंस की देखो लाइफ स्पैन बड़ी होती है, एंड वो सारी जो जनरेशंस हैं, कई जनरेशंस को वो स्टडी नहीं कर पाएंगे, जबकि पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी शॉर्ट होता है। सो इट इज़ पॉसिबल टू स्टडी मेनी जनरेशंस। इट हैज़ 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट में हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सीड का कलर है, तो सीड का कलर येलो होता है, ग्रीन होता है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एंड ऐसे 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट में होते हैं जो उन्होंने स्टडी किए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अब क्या है ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट के, इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो,
ये कैरेक्टर्स यहाँ पर बताएं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, ये रिसेसिव हैं। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है ये आगे बात करते हैं, ठीक है। तो सीड शेप, सीड का जो शेप है उसमें भी हमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। मतलब सीड शेप कुछ पी प्लांट्स का राउंड होता है, राउंड शेप होता है, कुछ का रिंकल्ड होता है, उस पर रिंकल्स होती हैं, लाइन्स होती हैं। सीड का कलर येलो भी होता है, ग्रीन भी होता है, तो ये एक और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। सीड के कोट का कलर कलर्ड होता है, वाइट भी होता है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है। एंड फ्लावर की पोजीशन एक्साइल, टर्मिनल, स्टेम की लेंथ लॉन्ग या शॉर्ट, तो ये सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये पी प्लांट में होते हैं। अब देखो इनमें से कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट थे, कुछ रिसेसिव थे। अब ये डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एक जनरेशन में, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। रिसेसिव वो होते हैं जो कि एक जनरेशन में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते डोमिनेंट ट्रेट के होने की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल दो पेरेंट्स हैं, अब उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, अगर मान लो एक पेरेंट की आईज का कलर ब्लैक है एंड दूसरे पेरेंट की आई का कलर ब्राउन है, तो जो ऑफस्प्रिंग है ज़्यादा चांसेस हैं कि उस ऑफस्प्रिंग के आई का कलर ब्लैक होगा, बिकॉज ब्लैक कलर ऑफ आईज इज अ डोमिनेंट ट्रेट, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जबकि जो ब्राउन कलर है आईज का, वो है मदर की जो आईज का कलर है वो ब्राउन है, वो प्रेजेंट है ऑफस्प्रिंग में, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ब्लैक प्रेजेंट है, ब्लैक डोमिनेंट है, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है जनरेशन में वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। एंड रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। ये होते हैं डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। जैसे मान लो एक शॉर्ट पी प्लांट है एंड एक टॉल पी प्लांट है, उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा मोस्ट लाइकली इट विल बी टॉल पी प्लांट, तो बिकॉज टॉल इज अ डोमिनेंट ट्रेट एंड शॉर्ट पी प्लांट, ये जो शॉर्टनेस है ये एक रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। तो ये होते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। सो पहला इंपॉर्टेंट टर्म है जीन। जीन क्या होता है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि हेरिडिटी की सबसे बेसिक यूनिट होती है जीन, जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड होती है और उसी को वो जो इंफॉर्मेशन है उसी हिसाब से जो प्रोटीन्स हैं वो बनते हैं और प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी अपीयरेंस के लिए, टॉलनेस, शॉर्टनेस, आई का कलर, जो कुछ सभी ट्रेट्स का एक्सप्रेस करने के लिए वो प्रोटीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो प्रोटीन्स कैसे डेवलप होंगे वो डिपेंड करेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन पे। सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। नेक्स्ट है एलील। एलील क्या होता है? सेम जीन के अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग फॉर्म्स को ही हम एलील कहते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन जीन। यहाँ पे जीन आपका सेम है, जैसे कि जीन फॉर आई कलर, उसके अलग अलग एलील है, ब्राउन आई, ब्लू आई, ग्रीन आई, अलग अलग इसके एलील्स है। फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस ले लो, सो कैपिटल टी इज द एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉफनेस, यानी कि जो शॉर्ट हाइट होती है। अब फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप इट रेफर्स टू द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपीयरेंस, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि एक बंदा टॉल है, एक बंदा डॉफ है, दिस इज फिनोटाइप। जैसे कि टॉल प्लांट, डॉफ प्लांट, राउंड सीड्स, येलो सीड्स, रिंकल सीड, या फिर आप कह सकते हो रिंकल सीड हो गया, राउंड सीड हो गया, डॉफ, टॉल प्लांट, ये सब क्या है? दिस इज द फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? इट रेफर्स टू द जेनेटिक कोड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी गिवन फिनोटाइप, यानी कि जैसे कि हम देखते हैं जो जेनेटिक है, अलग अलग फिनोटाइप्स के लिए जो जीन्स हैं उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज द जीनोटाइप। इसके बारे में हम आगे जब मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड पढ़ेंगे उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। अब बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस में ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सेम टाइप के जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो फिनोटाइप का जो आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन है जो वो सेम हो गया, तो कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी होगा। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस क्या होता है? अ कंडीशन विच बोथ द जीन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप की, कैपिटल टी, स्मॉल टी इसका एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला क्रॉस विच इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं। द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड ही टुक प्योर टॉल। जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी। वहीं पे फिनोटाइप क्या होता है? टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। एंड यहीं पे फिर जीनोटाइप आ जाता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो दिस इज द जीनोटाइप एंड प्योर ऑफ जीनोटाइप स्मॉल टी। तो इनका जब हमने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में जो हमारे चारों ऑफस्प्रिंग्स थे वो टॉल थे। ये यहाँ पे कह रहे हैं क्रॉस पॉलिनेट किया देम टू ऑब्टेन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। इन दिस फिगरेशन ही ऑब्टेन ऑल द टॉल प्लांट्स, यानी कि चारों ऑफस्प्रिंग क्या थे? टॉल पी प्लांट्स थे। मेंडल फिर हमने उनको क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस करवाया और F2 जनरेशन और द प्रोजेनी नाउ ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल। फिर क्या था देखते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हो, थोड़ी यहाँ पे मैं ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूँ।
ओके तो देखो यहाँ पे हमने अपनी F1 जनरेशन में देखा था कि जो चारों ऑफस्प्रिंग थे वो टॉल थे। देखो हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाया, क्रॉस पॉलिनेट किया, गैमेट्स थे हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन थी उसमें चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग थे वो थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और हम जानते हैं हमेशा डोमिनेंट ट्रेट ही अपने कैरेक्टर्स को शो करता है, तो इसलिए चारों ऑफस्प्रिंग क्या थे, टॉल पी प्लांट से। अब हमने इनको क्रॉस करवाया F2 जनरेशन में, हम देख रहे हैं कि एक तो आया हमारा कैपिटल टी यानी कि टॉल पी प्लांट, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे दो आए, और जो हमारा फोर्थ ऑफस्प्रिंग था दैट वाज स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। तीन जो हमारे ऑफस्प्रिंग थे वो टॉल थे, और जो लास्ट का फोर्थ था स्मॉल टी इसमें हमारा जो पी प्लांट था दैट वाज शॉर्ट। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा, 3 टॉल एंड 1 शॉर्ट। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, एक तो है कैपिटल टी, ये तो बस एक ही यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं तो 1:2:1, तो यहाँ पे 1:2:1 होगा, एंड ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो है, इसका ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये F1 जनरेशन के लिए, ये F2 जनरेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स हैविंग टू पेयर, पहले उसमें क्या था 1 पेयर था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, इसमें 2 पेयर होंगे। 2 पेयर कौन से होंगे, ही क्रॉस दी पी प्लांट्स, पहला आपका राउंड येलो सीड्स, दूसरा आपका रिंकल एंड ग्रीन सीड्स। F1 जनरेशन में ही ऑब्टेन ऑल राउंड एंड येलो सीड्स, जैसे हमने उसमें देखा था अपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें भी F1 जनरेशन में सारे टॉल पी प्लांट्स है, इसमें F1 जनरेशन में सारे राउंड एंड येलो पी प्लांट सीड्स हैं, सॉरी। एंड यहाँ पे क्या है, अपने डोमिनेंट ट्रेट जो अपने कैरेक्टर्स है उसे शो कर रहे हैं F1 जनरेशन में। इट मींस राउंड एंड येलो ट्रेट्स ऑफ सीड्स आर डोमिनेंट फीचर, मैंने आपको बताया जैसे व्हाइट, रिंकल्ड एंड ग्रीन आर रिसेसिव। इन्हें याद रखना, कौन से रिसेसिव कौन से डोमिनेंट, कंफ्यूज हो जाओगे। ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन टू ऑब्टेन F2 जनरेशन। ही ऑब्टेन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। अब यहाँ पे पढ़ने से अच्छा हम डायग्राम देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी F1 जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, पेरेंट है कैपिटल आर यानी कि राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, इनको हमने क्रॉस करवाया, जेमेट्स हमारे 2 आए, और फिर हमारी F1 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो आया आपका राउंड येलो, तो अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, गिन लो। राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एंड रिंकल येलो कितने 1 2 3 है, एंड राउंड ग्रीन कितने 1 2 3 है, एंड एक है आपका रिंकल ग्रीन। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जो हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, दैट इज 9:3:3:1। या आप यहाँ पे डेटा भी देख सकते हो, ठीक है। सो ये आपका हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। सो इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो देखो जो सेल्यूलर डीएनए, हमारे सेल में जो डीएनए प्रेजेंट है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने के लिए। हमारे सेल में जो भी प्रोटीन बन रहा है उसी प्रोटीन की वजह से जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं वो होते हैं हमारी बॉडी में। तो प्रोटीन को बनाने के लिए जो डीएनए है दैट इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, ठीक है। अब डीएनए का वो सेक्शन जो कि एक प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको जीन बोलते हैं उस प्रोटीन के लिए। डीएनए का वो सेक्शन जो कि प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उस सेक्शन ऑफ डीएनए को जीन बोला जाता है फॉर दैट प्रोटीन, ठीक है। अब जैसे प्लांट हाइट डिपेंड करती है ऑन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन कितना रिलीज हुआ है उस पर डिपेंड करती है प्लांट की हाइट। अगर वो हार्मोन, अगर प्लांट का जो हार्मोन है वो सही अमाउंट में रिलीज हुआ है, सही अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर तभी जो प्लांट है उसकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्लांट हार्मोन पर। एंड जो प्लांट हार्मोन बन रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस। जिस प्रोसेस से वो बन रहा है उसकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि कितना प्लांट हार्मोन बनेगा, ठीक है। अब सेल्यूलर डीएनए जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच इज द एंजाइम। अगर ये एफिशिएंटली काम करता है तो फिर ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर जो प्लांट की टॉलनेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लांट टॉल होगा, अगर हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो प्लांट शॉर्ट होगा, ठीक है। इस देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं वही कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स को। जीन्स क्या है, वो डीएनए का सेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो यही जीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स को, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब जो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ऑफस्प्रिंग में जो सेक्स है, जो जेंडर है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देखो कुछ एनिमल्स में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो जो एग्स हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, उनका क्या जेंडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टर्टल में, ठीक है।
अब कुछ एनिमल्स में जेनेटिक फैक्टर डिपेंड करता है, जैसे कुछ एनिमल्स में, ह्यूमन में जैसे कि जो जेंडर है वो डिपेंड करता है, वो डिटरमाइन होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम से, ठीक है। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। एंड इनको बोला जाता है, वो क्रोमोसोम जिनसे जेंडर डिटरमाइन हो रहा है उनको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। अब ह्यूमन बींग्स में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनमें से जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उनको ऑटोसोम्स बोला जाता है। एंड जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, वही हमारे जेंडर को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कैसे जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे हमारा जेंडर डिटरमाइन होता है। तो देखो, मेल फीमेल, मेल में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में भी 2 क्रोमोसोम होते हैं। मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल में दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। अब जो इनका ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो दोनों मदर एंड फादर से एक एक क्रोमोसोम आएगा, ठीक है। अब देखो, मदर के पास तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर कोई भी एक आ रहा है तो वो एक्स क्रोमोसोम ही होगा। अब फादर के पास एक एक्स है, एक वाई है, अगर फादर के पास से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, ठीक है, तो मदर के पास से भी एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स हो जाएगा, एंड तब जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एक गर्ल चाइल्ड होगी। एंड अगर फादर के पास से वाई क्रोमोसोम आ रहा है तो एक वाई क्रोमोसोम फादर से हो जाएगा, एंड मदर से तो एक्स ही आएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, एंड तब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एक बॉय होगा, ठीक है। तो ये जो जेंडर है ऑफस्प्रिंग का, वो किससे डिटरमाइन होता है, वो डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पर, फादर से जो सा क्रोमोसोम आ रहा है उस पर डिपेंड करता है दैट द ऑफस्प्रिंग विल बी अ गर्ल और अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के पास, एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं मेल के पास। दिस शोज दैट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स, बिकॉज 2 क्रोमोसोम में से एक अगर क्रोमोसोम आया, एक्स क्रोमोसोम आया तो गर्ल, एंड वाई क्रोमोसोम आया तो बॉय, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और गर्ल, मदर से तो एक्स क्रोमोसोम ही आएगा। थस जेंडर ऑफ इंडिविजुअल विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट ही फ्रॉम हिज फादर एंड नॉट फ्रॉम हिज मदर। तो फादर से जो क्रोमोसोम आया उस पर डिपेंड करता है दैट व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।